हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने कालीबंगा सभ्यता कर लिया था। उसके आगे हम पढ़ते हैं अगली आहड़ सभ्यता। आहड़ कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर के अंदर स्थित है। नदी कौन सी नदी है? आयड़ या बेड़च, बनास, गंभीरी और साबरमती नदी। तो आहड़ सभ्यता इस नदियों के किनारे स्थित है। उपनाम क्या है आहड़ के? आघाटपुर, जैन, ताम्रवती नगरी। तो आहड़ को क्या कहा जाता है? ताम्रवती नगरी। तांबे की भट्टियों के कारण क्यों कहा जाता है? यहाँ पर तांबे की भट्टियां पाई गई हैं, इस कारण इसको ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। बनास सभ्यता, तो आहड़ सभ्यता को क्या कहा जाता है? बनास सभ्यता, बनास संस्कृति। गोरे व बंकोट वाली सभ्यता, ये इंपॉर्टेंट है कि सभ्यता को गोरे व बंकोट वाली सभ्यता कहते हैं, तो आहड़ को कहते हैं। इसके अलावा मृतकों के टिल्लों वाली सभ्यता, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक धूलकोट, ये धूलकोट भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो आहड़ सभ्यता को क्या कहते हैं? धूलकोट। कालक्रम 4000 वर्ष पुरानी है ये। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ का समृद्धि काल 1900 BC से 1200 BC बताया गया है। तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ का समृद्धि काल कौन सा बताया है? 1900 से 1200। आघाट दुर्ग भी इसी का उपनाम है, और इसको क्या कहा जाता है? आघाट दुर्ग भी कहा जाता है आहड़ सभ्यता को। आगे देखते हैं इसकी खोज किसने की थी। खोज या उत्खनन 1953 में अक्षय कृति व्यास। तो 1953 में हुई थी इसकी सर्वप्रथम खोज, और किसके द्वारा हुई थी? अक्षय कृति व्यास ने की थी। 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल। 1953 में अक्षय कृति व्यास, 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल, 1961 में हंसमुख धीरजलाल साकड़िया या HD साकड़िया और VN मिश्र। तो ये सब इसके उत्खनन से रिलेटेड थे। 1953 में थे अक्षय कृति व्यास, 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल और 1961 में थे HD साकड़िया और VN मिश्र। पहाड़ देखते हैं, पहाड़ कौन सा स्थित है? गोगुंदा, उदयपुर। तो गोगुंदा का पठार खमनोर, राजसमंद और ऋषभदेव, उदयपुर। तो ये क्या स्थित है? यहाँ पर पहाड़ स्थित है। जंगल बाबलवाड़ा का जंगल, और ये जंगल कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर। आगे हम देखते हैं अब आहड़ के अंदर मकानों की प्रकृति कैसी थी। तो मकानों की प्रकृति अगर देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका पूर्व दिशा में शिव का मंदिर स्थित है। वहीं हमने कालीबंगा में हमने देखा था कि कालीबंगा में हमें मंदिर के अवशेष नहीं मिले थे, लेकिन आहड़ के अंदर हमें क्या मिला है? शिव का मंदिर मिला है, शिव जी के मंदिर का अवशेष मिला है यहाँ से। और कौन सी दिशा में? दिशा पूछते तो पूर्व दिशा के अंदर। यहाँ पर जो दरवाजा था आहड़ के अंदर, वो बांस की लकड़ियों से निर्मित हुआ था। किससे बना हुआ था? बांस की लकड़ियों से। और यहाँ पर क्या मिला है? पशुओं का बाड़ा भी मिला है। पशु कौन कौन से थे? हाथी, गेंडा, भैंसा, इनके क्या मिले? यहाँ से पशुओं के बाड़े मिले हैं। छत कैसी होती थी? बांस की लकड़ियों पर घास फूस डालकर ये छत का निर्माण करते थे। क्या करते थे? बांस की लकड़ियों पर घास फूस डाल देते थे। मृद भांड मिला है यहाँ पर, काले और लाल रंग के क्या मिले हैं? मृद भांड मिले हैं। उसके अलावा अगर पश्चिम में देखें तो हमें अनाज रखने के बड़े मृद भांड मिले हैं, और इसी कारण इनको गोरे व बंकोट वाली सभ्यता भी कहते हैं। दीवार देखें तो ईंट के साथ चकमक पत्थर का प्रयोग किया गया है, और बांस की लकड़ियों के साथ गारे का प्रयोग किया गया है। अब हम देखते हैं इसके अंदर नींव कैसी थी। यहाँ पर ईंटों व पत्थरों से चिप्स के टुकड़े व गारे का प्रयोग किया गया है, साथ में मिट्टी और गारा यानी शिष्ट, और इसका प्रयोग किया गया है। किसके अंदर? नींव के अंदर किया गया है। मृद भांड देखते हैं तो मृद भांड काले और लाल रंग के होते थे,
और इसी मृत भांड के अंदर हमें क्या मिला है, एक तांबे की 2 तो कुल्हाड़ी मिली है, एक कटोरा, गहरा कटोरा, तसड़ा, ढक्कन और लोटा। ये सब किसके अंदर मिले हैं, ये सब हमें इस मृत भांड के अंदर मिले हैं। तांबे की 2 कुल्हाड़ी, कटोरा, गहरा कटोरा, तसड़ा, ढक्कन और लोटा। मृत भांड उल्टी तपाई के व अचित्रित मिले हैं। तो यहाँ पर मृत भांड कैसे मिले हैं, अचित्रित, जबकि कालीबंगा में कैसे मृत भांड मिले थे, हमें चित्रित मृत भांड मिले थे, या RBW यानी रेड ब्लैक रेयर। ठीक है। अन्य मिट्टी के उपकरण, यहाँ से क्या मिला हमें, सिर खुजलाने का यंत्र या हेड स्क्रैचर भी मिला है यहाँ से। तो सिर खुजलाने का यंत्र कहाँ से मिला है, आहड़ से। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमें मिले हैं बीड्स, मनके या टेराकोटा। नारी की मूर्ति मिली है यहाँ से, कर्णाभूषण, बैल की मृण मूर्ति या बनास का बैल मिला है, पूजा की थाली, तो पूजा की थाली भी मिली है यहाँ से, झावा या स्किन रबर मिला है, खपरेल यानी टाइल्स मिले हैं, 54 गोलियां, दीपक, पहिए और धातु गलाने के यंत्र मिले हैं, या करसाइवल, धातु गलाने के यंत्र या करसाइवल। तो ये सब हमें कहाँ से मिले हैं, आहड़ से। इसके अलावा यहाँ पर एक यूनानी ताम्र मुद्रा मिली है, जिसके एक साइड तो क्या अंकित था, त्रिशूल, और दूसरी साइड क्या अंकित था, यूनानी देवता अपोलो का चिन्ह, और साथ में तीर और तरकस के निशान मिले हैं। तो यूनानी ताम्र मुद्रा पूछ ले तो कहाँ से मिली है, आहड़ से। सिलवट्टा मिला है आहड़ से, आहड़ से क्या मिला है, सिलवट्टा मिला है, ठप्पे मिले हैं, और ठप्पे कहाँ से मिले हैं, आहड़ से। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर रंगाई छपाई उद्योग होता था। तो आहड़ में कैसा उद्योग मिला है, रंगाई और छपाई के उद्योग मिले हैं। आगे देखते हैं, आभूषण अधिकांश पकी हुई मिट्टी के मनकों के बने होते थे। तो आभूषण किसके बने हैं, मिट्टी के मनकों के। आहड़ में मृतकों को गहनों तथा आभूषण के साथ दफनाते थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन सी सभ्यता में मृतकों को गहनों और आभूषण के साथ दफनाने के चिन्ह मिले हैं। तो किस में मिले हैं, ये आहड़ के अंदर मिले हैं, जो इनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा या समर्थक होने का प्रमाण है। यानी कि ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। आहड़ के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। आहड़ में 4 से 6 चूल्हे एक ही पंक्ति में मिले हैं। कितने चूल्हे मिले हैं, 4 से 6 चूल्हे। इससे संयुक्त परिवार प्रथा अथवा सार्वजनिक भोजन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है, सार्वजनिक भोजन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। भाट, इससे यहाँ के व्यापार का पता चलता है। आहड़ सभ्यता में 79 लोहे के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि आहड़ सभ्यता लोहा संस्कृति में प्रवेश कर चुकी थी। तो लोहा संस्कृति में ये सभ्यता प्रवेश कर चुकी थी। आगे आहड़ व्यापार व वाणिज्य का प्रमुख केंद्र है। ईरानी धूप दीप पात्र, बिना हत्थे का जल पात्र, ये कहाँ से मिला, ईरानी सभ्यता से। इसके अलावा 3 मोहरें मिली हैं, और उन मोहरों पर विहितिब विस, पालितिमा और तात्य तोमसन अंकित है। ये सब किस पे लिखा हुआ है, मोहरों के ऊपर। सूत काटने के चरखे मिले हैं। तो आहड़ से हमें क्या मिले हैं, सूत काटने के चरखे। देवबाड़ी व कोटड़ी में तांबे की खान थी। चूड़िया, चाकू, सुरमे की सलाई, हड्डी, क्रिस्टल, फयांस, जेस्वर व पाषाण से बने मणिये प्राप्त हुए हैं। आगे हम देखते हैं मनुष्य की प्रकृति। तो सबसे पहले देखते हैं कृषि कैसी होती थी। यहाँ पर कौन कौन सी कृषि होती थी, गन्ना, कपास, तंबाकू, चावल, गेहूं व ज्वार के प्रमाण मिले हैं।
तो गन्ना, कपास, तंबाकू, चावल, गेहूं और ज्वार के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? आहड़ से। शिक्षा अगर देखें तो एमकॉम यानी व्यापारिक शिक्षा मिली है यहाँ पर। तो कौन सी शिक्षा मिली है? व्यापारिक शिक्षा। धर्म, शिव मंदिर, यहाँ पर शिव मंदिर मिला है। यूनानी देवता अपोलो का चिन्ह मिला है। समाधान देखें तो एक राजा के साथ अनेक रानियों के मरने के प्रमाण मिले हैं। डॉक्टर रतन चंद्र अग्रवाल, आहड़ इस युग की ताम्रपाषाण संस्कृति विशेष का प्रमुख केंद्र था। ये किसने कहा था? डॉक्टर रतन चंद्र अग्रवाल ने। और नदियों के किनारे किनारे इस सभ्यता का विस्तार समूचे बेड़च, बनास व चंबल के कांठे में हो गया था। आगे देखते हैं अब हम आहड़ के प्रमुख केंद्र हैं। तो प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? एक तो गिलुंड राजसमंद, बालाथल उदयपुर, ओजियाना भीलवाड़ा और मरमी चित्तौड़गढ़। ये सब क्या आहड़ के प्रमुख केंद्र हैं। गिलुंड सभ्यता 1900 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व तक थी। बनास नदी पर स्थित है यह सभ्यता। 2 टीलों का उत्खनन, यहाँ पर कितने टीलों का उत्खनन हुआ है? 2 टीलों का। उत्खनन करता कौन है? 1957-58 में ब्रिजवासी लाल। तो 57-58 में थे ब्रिजवासी लाल। और 98 से 2003 तक कौन थे? VS शिंदे और ग्रेगरी पोशल। और ये ग्रेगरी पोशल कौन थे? ये पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। तो ये क्या थे? इसके उत्खनन करता। पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, गिलुंड के अंदर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, जबकि आहड़ में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। पत्थर की गोलियां, मिट्टी के खिलौने, हाथी दांत की चूड़ियाँ, प्रस्तर फलक उद्योग, ये सब हमें कहाँ से मिले? गिलुंड से। बालाथल की खोज किसने की थी? 1993 में VN मिश्र के द्वारा। तो बालाथल की खोज किसने की थी? VN मिश्र ने। यहाँ से 11 कमरों का एक भवन मिला है। ये इम्पोर्टेंट है, 11 कमरों का भवन कहाँ से मिला है? तो ये हमें मिला बालाथल उदयपुर से। नलकूप मिले हैं, 5 प्रकार के मृद भांड मिले हैं। हड़प्पा से संपर्क मिला है इसका मृद भांड और तांबे के औजार व मखानों के आधार पर बताया गया है। हड़प्पा से संपर्क किस आधार पर बताया गया है? यहाँ पर मृद भांड, तांबे के औजार और मकानों के आधार पर। हाथ से बुना हुआ कपड़ा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाथ से बुने हुए कपड़े का अवशेष कहाँ से मिला है? तो ये बालाथल उदयपुर से मिला है। नवीनतम ज्ञात ताम्रपाषाणिक स्थल, मिट्टी के सांड की मूर्ति मिली है यहाँ पर। 5वीं सदी ईसा पूर्व का हाथ से बने कपड़े का टुकड़ा। अगली ओजियाना भीलवाड़ा। ओजियाना कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर। BR मीणा प्लस आलोक त्रिपाठी। और ये RS के अंदर 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। BR मीणा और आलोक त्रिपाठी कौन सी सभ्यता से जुड़े हुए हैं? तो ये ओजियाना भीलवाड़ा से जुड़े हुए हैं, BR मीणा और आलोक त्रिपाठी। गाय व बैल की मरण मूर्ति मिली है यहाँ पर। मरमी कहाँ स्थित है? मरमी चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में मवेशियों की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। मरमी में क्या मिले? मवेशियों की हड्डियों के साक्ष्य है। ताजे पानी के 2 तरह के घोंगे के कवच मिले हैं। तो यहाँ पर क्या मिले हैं? मरमी में घोंगे के कवच मिले हैं। आगे देखते हैं इसके अंदर, गिलुंड के अंदर हमें और क्या क्या मिला है? तो मिट्टी के दाने, हाथी, ऊंट, कुत्ते की मरण मूर्तियाँ, ताम्र अस्त्र, काले रंग के चित्रित पात्रों पर नृत्य मुद्रा व चकत्तेदार हिरण के चित्र मिले हैं। यहाँ 5 प्रकार के मृद भांड, सादे, काले, पोलिस्टार, भूरे और लाल, ये 5 प्रकार के मृद भांड मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो ये हमें मिले हैं गिलुंड राजसमंद से।
उसके अलावा बालाथल उदयपुर से देखें तो 4000 वर्ष पुराना मानव कंकाल जो कि कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण है। योगी मुद्रा में स्वाधान के साक्ष्य मिले हैं। योगी मुद्रा में क्या मिले हैं? स्वाधान के साक्ष्य। विशाल दीवार के द्वारा घेराबंदी के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। तो ये थी अपनी आहड़ सभ्यता। आगे देखते हैं बैराट सभ्यता। बैराट कहाँ स्थित है? जयपुर विराटनगर तहसील भाबरू गांव में। धारारियन श्रेणी के पहाड़ी पर जिगनौर, ब्रह्मकुंड की पहाड़ियाँ, बिज्जक की पहाड़ी या भीम पहाड़ी, गणेश डूंगरी, भोमली की पहाड़ी या महादेव डूंगरी पर यह सभ्यता स्थित है। बैराट चोटी की ऊंचाई देखें तो 704 मीटर। और इसकी खोज किसने की थी? बैराट की खोज की थी 1936 में आरबीडी साहनी के द्वारा। इन सभ्यता के जो खोज करते हैं ना वो इम्पोर्टेंट है। तो बैराट सभ्यता की खोज किसने की थी? 1936 में की गई थी आरबीडी साहनी के द्वारा। सर्वेक्षणकर्ता अगर देखें तो 1962-63 में कैलाश दीक्षित प्लस नीलरतन बनर्जी। तो ये क्या थे इसके सर्वेक्षणकर्ता। डॉक्टर सत्यपाल का कथन, ये क्या कहते हैं कि जो कुछ मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को पाकिस्तान में देकर खोया है उससे अधिक बैराट में मिला है। तो यह कोटेशन किसका था? डॉक्टर सत्य प्रकाश का। किस लिए, कौन से सभ्यता के लिए कहा गया था? बैराट सभ्यता के लिए। मत्स्य नगर की राजधानी कौन सी थी? तो बैराट। 1990 में गणेश डूंगरी से चित्रित शैलाश्रय मिले हैं। क्या मिले हैं? चित्रित शैलाश्रय। बैराट से हड़प्पा व मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा और मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बैराट से। सभ्यता पहाड़ी पर बनी होने के कारण इसका अध्ययन केवल इतिहास के कालक्रम के अनुसार किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से कालक्रम आते हैं? तो वो देखते हैं। सबसे पहले आता है रामायण काल, और इसका उल्लेख नहीं किया गया है। अगला है महाभारत काल, और इसमें क्या कहा गया है कि अज्ञातवास के दौरान जब पांडव विराटनगर के राजा विराट के पास क्या करते थे? नौकरी करते थे, तब अर्जुन ने अपने तीर से बाणगंगा नदी निकाली थी। कौन सी नदी निकाली थी? बाणगंगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा बाणगंगा नदी के बारे में भी देख लेते हैं। ये बिज्जक की पहाड़ी से निकलती है। अजान शाह का नाला भी स्थित है। फिर ये दौसा जाती है और दौसा से भरतपुर, और भरतपुर में इस पर लोहागढ़ दुर्ग को स्पर्श करती हुई अंत में यह यूपी फतेहाबाद में यमुना नदी में मिलती है। बाणगंगा के उपनाम क्या है? अर्जुन की गंगा, ताला नदी, कटोरा नदी, थाली नदी, रुंडित नदी, ये सब किसके नाम है? बाणगंगा के। यम व नचिकेता का संवाद बिज्जक की पहाड़ी पर हुआ था। और यहाँ भीम डूंगरी पर 3 तालाब बने हुए हैं। कौन कौन से तालाब? महादेव ताल, भीमताल और बिज्जक ताल। कहाँ बने हुए हैं? भीम डूंगरी पर। किचक राक्षस का वध भीम की डूंगरी पर भीम ने किया था। किसने किया था? भीम ने। अगला काल आता है मौर्य काल। तो ये हमने महाभारत काल देखा था, अब हम देखते हैं मौर्य काल। इस काल का प्रसिद्ध शासक सम्राट अशोक था। कौन था? सम्राट अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग उड़ीसा का युद्ध कलिंग के राजा नागराम के साथ किया था। इस युद्ध में 1 लाख लोगों का नरसंहार हुआ था तथा अशोक का मन पश्चाताप करने लगा। अशोक अपने गुरु उपगुप्त के पास बिज्जक की पहाड़ी पर गया तथा गुरु की शर्तों के मुताबिक अशोक ने भारत देश में कुल 84,000 बौद्ध मठ व बौद्ध स्तूप बनवाए। कितने बनवाए? 84,000। हिंसांग के अनुसार बिज्जक की पहाड़ी पर 8 बौद्ध मठ बने हुए हैं, और ये 8 बौद्ध मठ कहाँ बने हुए हैं? बिज्जक की पहाड़ी पर। तो ये क्या था? मौर्य काल। अब हम देखते हैं उत्तर गुप्त काल। इस समय चीनी यात्री हिंसांग बिज्जक की पहाड़ी पर गया था।
और उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी यहाँ पर, कौन सी, सीयू की। अगला देखते हैं मध्यकाल। 1562 अकबर पेटीकोट शासन का अंत करके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जा रहा था। कब, 1562 में। रास्ते में बिज्जक पहाड़ी पर रुका और यहीं पर उसका हरका और मानसिंह प्रथम से मुलाकात की थी। उसने क्या की थी, हरका और मानसिंह प्रथम से मुलाकात की थी अकबर ने। बैराट से प्रागैतिहासिक काल के मानव के अवशेष मिले हैं। तो बैराट से कौन से काल के अवशेष मिले हैं, प्रागैतिहासिक काल के। विराटनगर में प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल के हथियारों के निर्माण का एक बड़ा कारखाना मिला है, जैसे पेबुल हथियार। इस प्रकार के उपकरण इस क्षेत्र में स्थित ढिंगारिया व भानगढ़ में भी मिले हैं। ढिंगारिया कहाँ स्थित है, जयपुर, और भानगढ़ अलवर के अंदर। इस काल का मानव पूर्णतः प्रकृतिजीवी था। कैसा था, प्रकृतिजीवी। बैराठ में ताम्र युग के मृद भांडों का निर्माण चौक द्वारा किया जाता था और ये मृद भांड आकर कलर परंपरा के नाम से जाने जाते थे। इन पात्रों पर उपकरण विधि का अलंकरण बना है। तो उपकरण विधि द्वारा अलंकरण बना है। इस प्रकार के मृद भांड जोधपुरा, जयपुर, गणेश्वर, सीकर में भी मिले हैं। तो कहाँ कहाँ मिले हैं, जोधपुरा, जयपुर और गणेश्वर, सीकर में। आरसी अग्रवाल के अनुसार बैराठ अपने तांबे के उपकरणों को सिंधु सभ्यता के लोगों को निर्यात करते थे। किसको निर्यात करते थे, सिंधु सभ्यता के लोगों को। अकबर ने 1577 में बैराठ में टकसाल की स्थापना की थी। तो बैराठ में टकसाल की स्थापना किसने की थी, अकबर ने, जिसमें अकबर, जहांगीर, शाहजहां के समय तांबे के सिक्के डाले जाते थे। अगला हम देखते हैं इसमें आधुनिक काल। 1534 में कैप्टन बर्ट बिज्जक पहाड़ी पर आया। कब आया, 1834 में। कब आया था, 1834 में, कैप्टन बर्ट। स्थानीय लोगों ने इसे बिज्जक कहा और इसे, कैप्टन बर्ट को क्या कहा गया, बिज्जक कहा गया। उन्होंने अशोक का बाबरू शिलालेख खोजा था। तो अशोक का बाबरू शिलालेख किसके द्वारा खोजा गया, कैप्टन बर्ट के द्वारा। 1837 में इस शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था और सबसे पहले पढ़ा किसने था, जेम्स प्रिंसेप ने। यह ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ है और यह शिलालेख कौन सी लिपि में लिखा हुआ है, ब्राह्मणी लिपि के अंदर। 1840 में बाबरू शिलालेख को कलकत्ता संग्रहालय में रखवा दिया गया। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं बैराठ के। डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा के अनुसार 4500 वर्ष पूर्व यहाँ ताम्र परियोजना शुरू हो गई थी। बैराठ से लोह युगीन मृद भांड NBPW यानी नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यानी उत्तरी काले चमकदार मृद भांड मिले हैं। तो बैराठ से मृद भांड कैसे मिले हैं, उत्तरी काले चमकदार मृद भांड। बैराठ से लोह युगीन स्लेटी रंग के चित्रित पात्र प्राप्त हुए हैं जो गंगा घाटी के समकालीन प्रसिद्ध मृद भांडों के समान है। आगे देखते हैं शंख लिपि। बैराठ में LC कार्लाइल के शिलालेख पर शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं। तो शंख लिपि के प्रमाण भी कहाँ से मिले हैं, बैराठ में। यहाँ से कुल 36 मुद्राएं मिली हैं। कितनी मुद्राएं मिली हैं, 36। सूती कपड़ों में बंधी हुई थी और ये जो 36 मुद्राएं ये सूती कपड़ों में बंधी हुई थी। यहाँ पर सूती कपड़ा हाथ से बुना हुआ मिला है। तो बैराठ में क्या मिला है, सूती कपड़ा हाथ से बुना हुआ मिला है। 67 छोटे कमरों का खंडर मिला है। तो छोटे कमरों 67 कमरों का क्या मिला है, यहाँ पर खंडर मिला है। इसके अलावा चुनार पत्थर से बने अशोक स्तंभ के टुकड़े मिले हैं। तो ये भी कहाँ से मिले हैं, बैराठ से। डॉक्टर सत्य प्रकाश के अनुसार ये 2 अशोक स्तंभ थे और ये मिहिर कुल ने 510 से 40 ईस्वी के आसपास तोड़े थे। किसने तोड़े थे, मिहिर कुल के द्वारा।
मध्यकाल के अवशेषों में ईदगाह व जैन मंदिर भी मिले हैं। और ये भी कहाँ से मिले हैं? बैराठ में मिले हैं। मध्यकाल के अवशेषों के अंदर मिले हैं किसके? ईदगाह और जैन मंदिर के अवशेष। काष्ठ से निर्मित मूर्तियां मिली हैं, जिसमें एक मूर्ति प्रमुख भगत सिंह की थी। किसकी थी? भगत सिंह की। आगे देखते हैं, बनेड़ी ब्रह्मकुंड जिणगौर पहाड़ियों पर वनस्पति के चित्रण मिले हैं। तो इन पहाड़ियों पर क्या मिले? वनस्पति के चित्रण मिले हैं। ईंटों की साइज देखें तो 20 गुणा 10/1/2 और 2/3/4। ये क्या मिली है? यहाँ पर ईंटों की साइज मिली है। गोल मंदिर या बौद्ध धर्म भी मिले हैं। तो ये क्या मिले? गोल मंदिर कहाँ से मिले? बैराठ से। भारत में मंदिरों वाली सभ्यता कौन सी है? बैराठ है। तो बैराठ सभ्यता को क्या कहा गया है? मंदिरों वाली सभ्यता। जयपुर महाराजा सवाई राम सिंह को गोल मंदिर की खुदाई से सोने की पेटी मिली है, जिसमें बुद्ध की प्रतिमा मिली है। कछुआनुमा गुफाएं भी मिली हैं। दयाराम साहनी के अनुसार बैराठ का पतन मिहिर कुल की विनाश लीला के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है? मिहिर कुल के कारण। तो ये क्या थी? बैराठ सभ्यता। अगली सभ्यता हम देखते हैं, गणेश्वर सभ्यता। सबसे पहले हम देखते हैं गांव का नाम। तो गांव का नाम क्या था? गावड़ी। गणेश्वर नीम का थाना। गणेश्वर कहाँ स्थित है? नीम का थाना। और ये वापस सिक्कर के अंदर आ चुके हैं। गणेश्वर किस में आ गई है? सिक्कर के अंदर। ताम्रयुगीन संस्कृति है। तो गणेश्वर क्या है? ताम्रयुगीन संस्कृति 2800 ईसा पूर्व की है। नदी कौन सी है? तो कातली नदी है। उत्खननकर्ता इंपॉर्टेंट है। इसका उत्खननकर्ता 1977-78 में रतन चंद्र अग्रवाल और श्री विजय कुमार। कब किया गया उत्खनन इसका? 77-78 के अंदर। रतन चंद्र अग्रवाल यानी आरसी अग्रवाल और विजय कुमार। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा गया है? गणेश्वर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा गया है? तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर को कहा गया है। यहाँ के मकानों में पत्थर के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। मकानों में किसका प्रयोग किया गया है? पत्थर का। तथा ग्रामीण बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर से बने बांध के साक्ष्य मिले हैं। ईंटों के साक्ष्य नहीं मिले यहाँ से। किसके मिले हैं? पत्थर के साक्ष्य मिले हैं। अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध उपकरण मिले हैं। अत्यधिक मात्रा में क्या मिले? तांबे के उपकरण। तभी तो इसको ताम्रवती नगरी कहा जाता है। यह ताम्रकालीन संस्कृतियों का प्रतिनिधि स्थल है। तांबा हड़प्पा मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। यहाँ से तांबा किसको भेजा जाता था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। प्रमुख वस्तुएं। तांबे के उपकरणों में तिराग्र, भालाग्र, मछली पकड़ने के तांबे के कांटे, केसपिन, बाणाग्र, भाले की नोक, बर्छे की नोक, 2 मुँह वाली साड़ी पिन। ये इंपॉर्टेंट है। 2 मुँह वाली साड़ी पिन मिली है यहाँ से। इसके अलावा छेनियाँ और बर्तन, ये सब कहाँ से मिले हैं? गणेश्वर से। छालेदार मिट्टी के बर्तन सिर्फ गणेश्वर से मिले हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। छालेदार मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले हैं? ये सिर्फ गणेश्वर से मिले हैं। तो छालेदार मिट्टी के बर्तन और 2 मुँह वाले साड़ी पिन, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। कहाँ से मिले हैं? गणेश्वर से। यहाँ काले व नीले रंग के मृदभांड यानी कृपश वर्णी मृदभांड, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कृपश वर्णी मृदभांड कौन सी सभ्यता से मिला है? तो ये हमें मिला है गणेश्वर सभ्यता से। धर्म कैसा था? पीपल वृक्ष की पूजा करते थे लोग। क्या करते थे? पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। यहाँ से तांबे की 3 बड़ी कढ़ाई मिली है। गणेश्वर से क्या मिली? तांबे की 3 बड़ी कढ़ाई। विश्व की एकमात्र मांसाहारी व ब्याह शादी वाली सभ्यता गणेश्वर सभ्यता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि विश्व की एकमात्र मांसाहारी सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर। या ब्याह शादी वाली सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर।
अन्य सभ्यताएं देखते हैं तरखानवाला डेरा, ये कहाँ स्थित है? गंगानगर में। इसके उत्खननकर्ता पीके त्रिवेदी, जेबी पटनायक। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो अन्य सभ्यताओं के अंदर अगर हम देखें सबसे पहले तो एक तरखानवाला डेरा स्थित है जो कि गंगानगर में स्थित है और यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अगली है अन्य सभ्यता के अंदर है एक कर्णपुरा, हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। राजस्थान में आईवीसी यानी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि स्थल 4 हैं। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? 2012-13 के अंदर SK मित्र और VN प्रभाकर। यहाँ से प्राक एवं विकसित हड़प्पा के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? प्राक और विकसित हड़प्पा के अवशेष मिले हैं। वैदिक सभ्यता देखे तो गंगानगर, 3 स्थल तरखानवाला डेरा, चक 64 और अनूपगढ़। तो ये क्या थी? कर्णपुरा, हनुमानगढ़। तो ये सभ्यता टॉपिक हमने राजस्थान की जो सभ्यता है इम्पोर्टेंट वो हमने कर लिया है। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।